Good morning everyone. Today we are going to do 26th of November Indian Express newspaper और हमारा जो आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आज संडे का दिन है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक्सप्लेन्ड पोर्शन होता है वो नहीं आएगा। सो एडिटोरियल भी नहीं आया, आइडिया पेज भी नहीं आया, तो ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूज़पेपर होगा, तो चलिए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा टनल रेस्क्यू सेटबैक, ड्रिल ब्रेक्स हॉल्ट्स ऑपरेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो टनल रेस्क्यू चल रहा है जिसके अंदर कौन सी टनल का रेस्क्यू चल रहा है, सिलकियारा बारोट। ठीक है, सिलकियारा बारोट जो ये चल रहा है, आपका टनल बनने वाली थी बारकोट की, वो उसका ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है। किस वजह से उसको रोकना पड़ा? क्योंकि वहाँ पे जिस ओगर मशीन के साथ उसके अंदर छेद किया जा रहा था रेस्क्यू करने के लिए, वो अंदर ही टूट गई है, ब्रोक हो गई है, और उसके ब्रोक हो जाने की वजह से अब ये ऑपरेशन वहीं पे रोक दिया गया है। तो ऐसा हो रहा था, आज दिन है 14वां, यानी कि 14 डेज़ लगातार हो चुके हैं। वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं 41 पीपल, वो अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। खाना वगैरह वहीं से उनको एक छोटी सी पाइप के थ्रू भेजा जा रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन की जा रही है, लेकिन लगातार आज 14 दिन हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब क्या है आगे के बारे में क्या सोचा, तो आगे के बारे में यही बताया जा रहा है कि अगर ओगर मशीन का जो टुकड़ा वहाँ पे फंस गया है, अगर उसको मशीन के सहारे ही काटने की कोशिश की जाएगी तो आपके पहली बात तो जो लेबर्स हैं उनको क्रैम्प्ड पोजीशन में रहना पड़ेगा। नॉर्मली एक इंसान ऐसे होता है या फिर बैठा होता है, तो राइट कुछ इस प्रकार बैठा होता है, लेकिन अब इनका बोलना है कि उनको ऐसे इस तरीके से कहीं ना कहीं लेटना पड़ेगा, और नहीं तो वो उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, और इसके बाद इसीलिए फिर वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, पहली बात तो उनको ऐसा होना पड़ेगा, अनकम्फर्टेबल पोजीशन में रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी होगी कि उनको जो हीट मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी जो निकलेगी उस मशीन की वजह से, वो भी उनको सहन करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैन्युअली अब उसको निकाला जाएगा। ठीक है, यानी कि इंसान जो है अपने हाथों से बिना किसी मशीन का इस्तेमाल करे तब उसको निकालेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हम आता है हमारा वर्ल्ड पेज से, जो कि बोल रहा है कि हमास की और जो गाजा की डील हुई थी 4 दिन के लिए वहाँ पे सीज फायर कर दी गई थी। क्या होती है सीज फायर? यानी जो भी गोली बारूद जो भी अटैक चल रहे थे उसको रोक देना। ठीक है, वहाँ पे जो 4 डेज़ की थी, क्यों की गई थी? क्योंकि इस 4 डेज़ के अंदर यहाँ पे हमास और गाजा क्या करने वाले थे, हमास देने वाला था अपनी तरफ से 50 होस्टेजेस को, जो 15 उन्होंने एक तरीके से किडनैप करके कैदी बनाया हुआ था वहाँ पे, और यहाँ पे इजराइल देने वाला था आपके 150 प्रिजनर्स को। ठीक है, रियली में प्रिजनर्स होता है कैदी, और जो ये आपका यहाँ पे होस्टेज होगा उसको एज अ कैदी तो नहीं बोल सकते, किडनैप करके रखा हुआ था। राइट, तो इनको उन्होंने रखा हुआ था, इनकी वो अदला बदली करने वाले थे इन 50 दिन के अंदर अंदर। कल ही हमने देखा कि कैसे हमास ने अपना 15 जो है उन्होंने उनको छोड़ भी दिया था। 15 जो उनके हॉस्टेजेस बनाए हुए थे उनको छोड़ दिया था। उनमें से मतलब क्या इस बात पे डिस्कशन करना, लेकिन आप ये जब फोटो देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची का फोटो दिया हुआ है, उसकी मदर और उसकी छोटी बहन, 4 साल की बच्ची को यहाँ पे हॉस्टेज बनाया हुआ था, 2 साल की उसकी छोटी बहन यहाँ पे हॉस्टेज थी, और उनकी मदर हॉस्टेज थी। ठीक है, इन तीनों को इन 15 के साथ में छोड़ दिया गया है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ था एक्स्ट्रा से। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमास जो है उसने हॉस्टेजेस को छोड़ने से मना कर दिया। वो कहता है कि तब तक हम हॉस्टेजेस को, अब जो बचे हुए हैं उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक इजराइल नॉर्थ गाजा के अंदर हेल्प के जो ट्रक हैं उनको आने नहीं देगा। कौन छोड़ रहे हैं? ये आपका छोड़ जो रहा है वो है, ये स्टेटमेंट भी जिसकी तरफ से आई है वो है हमास अल कासिम ब्रिगेड। हम बहुत दिनों से समझ रहे हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमास का मिलिट्री विंग है, और यूएस और इजराइल के अकॉर्डिंग ये वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, सबसे बड़ा टेररिस्ट यही है। तो ये एक तरीके से हमास अल कासाम जो ब्रिगेड्स है ये उनको छोड़ रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि पहले आप उन ट्रक्स को नॉर्थ गाजा के अंदर जाने दीजिए जिनमें मदद का सामान है, उसके बाद ही जो सैटरडे को कल छोड़ना था लोगों को, हम उनको बाद में छोड़ेंगे। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आज जो ये आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक बार रिमाइंड करने दिलवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए इसको ले आई हूँ। बेसिकली दिल्ली की जो पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, हमने बहुत बार सेम चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, सिटीजन चार्टर है ये, कि वो इन्फॉर्मेशन जो हर सिटीजन के पास हो जानी चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एयर पोल्यूशन की बात है,
ठीक है। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर में बहुत सारे एक्सपर्ट ने हमें बताई थी। और इसीलिए चलिए एक बार रिमाइंड करने में क्या हर्ज है। पहले ये बात करते हैं स्टेज 1 की, कि एयर पोल्यूशन का जब स्टेज 1 होता है वो आपका होता है 201 से लेके 300 तक का, ठीक है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब ऐसी स्टेज हो तब सिटीजन्स को क्या क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि अपने जो इंजन्स है ना व्हीकल्स वगैरह के, उनको प्रॉपरली ट्यून करके रखिए, उसमें से धुआं वगैरह ना निकले, ठीक हो वो। फिर कहते हैं कि मेंटेन करके रखिए अपने प्रॉपर एयर प्रेशर्स को, आपके जो व्हीकल्स हैं उनका जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखिए। PUC सर्टिफिकेट अप टू डेट करवा के रखिए अपने उनका। या कोई भी व्हीकल्स वगैरह को बंद मत करिए, रेड लाइट मतलब चालू मत छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। अगर रेड लाइट पे आप पहुंच जाते हैं और आप किसी व्हीकल के अंदर है तो उसको चालू मत छोड़िए, उसको कुछ समय तक, जब तक वो टाइम है रेड लाइट पे दिखाता है कितने सेकंड, 110 सेकंड, 20 सेकंड, तब तक आप अपने इंजन को बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। तो ऐसे कुछ बातें बताई गई हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ड्राइवर या कोई भी ऐसा व्हीकल मत चलाइए जो बेसिकली जिसमें 15 साल से पुराना हो चुका हो, ठीक है, 10 to 15 ईयर्स जो पुराना हो गया, और जिसके अंदर डीजल और पेट्रोल लगता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो कोई बात नहीं, आप उसको चला सकते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल वाला मत चलाइए। यहाँ पे हेल्थ के लिए भी कुछ एडवाइस दी गई है कि हेल्थ के लिए इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ये कहते हैं कि यहाँ पे जब ये फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है ना, तो अवॉइड करिए बाहर खेलना, आउटडोर जो होता है वहाँ पे खेलना बंद करिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी हार्ट बीट बढ़ती है या हम एनारोबिक पोजीशन के अंदर चले जाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एरोबिक में चले जाते हैं, एनारोबिक में चले जाते हैं, तो तब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की नीड होती है, राइट, क्योंकि वो ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है, बहुत स्पीड से इधर से उधर बॉडी में जा रही है। उस समय पे क्योंकि हम ज़्यादा, आप देखेंगे ज़्यादा स्पीड से सांस लेने लग जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा स्पीडली जो आप लेते हैं उसी का कारण है कि बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है। और जब आप ज़्यादा स्पीडली सांसें लेंगे, ब्रीद करेंगे, तो उस समय ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा जो पोल्यूशन है आपका, वो आपके जो लंग्स है उन तक पहुंचेगा और इसका नुकसान भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आउटडोर मत खेलिए, ठीक है, क्योंकि PM 2.5 और जो कि पोल्यूटेंट मैटर 2.5 होता है, और PM 10 जो होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अब की बार तो एक लेवल के बढ़ने के बाद तो आपका अल्ट्रा फाइन PM भी निकल के आता है, जो कि क्या होता है 0.1, ठीक है। और ये तो बिल्कुल आपकी जो लंग्स हैं उनके अंदर एंटर कर सकता है, एंटर तो कर सकता है, लेकिन अब एग्जिट कैसे करेगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेज है हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी वेरी पुअर, ठीक है, वेरी पुअर। ये वेरी पुअर कब होगी, जब आपका 301 से 400 के बीच में आपका AQI चला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है। उस समय पे लोगों को क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मेट्रो का इस्तेमाल कर लीजिए, या दिल्ली के अंदर तो आपकी इलेक्ट्रिक बसेज होती हैं उनका इस्तेमाल करिए। और जो पर्सनल व्हीकल है उनका कम से कम इस्तेमाल करिए, मिनिमाइज कर दीजिए। सबको पता है कि आपके पास पर्सनल व्हीकल है, लेकिन यहाँ पे आप खुद के लिए प्लस दूसरों के लिए कुछ योगदान देंगे सिर्फ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके। यहाँ पे सेकेंडली और क्या किया जा सकता है कि आपके जो एयर फिल्टर्स है ना, किसी भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर, या ऑटोमोबाइल्स क्या होता है, व्हीकल्स को ही ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बोला जाता है, तो इनके अंदर जो भी आपके एयर के फिल्टर्स हैं उनको रेगुलरली चेंज करते रहिए। क्योंकि आप पहली बार देखेंगे कि कहाँ जिस कंडीशन में नॉर्मली आपको उनको 5 से 6 महीने में चेंज करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे आपको हर 15-20 दिन में उनको चेंज करना पड़ेगा। इंटरवल के ऊपर आप देख लीजिए, क्योंकि वो फंस जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ओपन वगैरह में बर्निंग बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है, सॉलिड वेस्ट हो या बायोमास हो, कुछ भी हो, बिल्कुल मत करिए वहाँ पे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, जैसे कि एयर प्योरीफायर होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें अपने घर में हो सके तो वैलिड उसको रखिए। हेल्थ की अगर बात की जाए तो फिर से वही बात है कि अवॉइड करिए बाहर की जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको अवॉइड करिए, और जितना हो सके इंडोर रहिए। अपनी एक्टिविटीज़ का जो लेवल है इंडोर के अंदर भी उसको भी मिनिमम करिए, कम रखिए, ठीक है, लो रखिए, उसको भी ज़्यादा मत कीजिए वहाँ पे भी, ठीक है। आपका काम नहीं चलता है, आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, देन यू कैन प्ले, बट कीप इट मिनिमम, उसको कम करिए थोड़ा सा। फिर हम पहुँचते हैं स्टेज 3 के ऊपर। अब ये सबसे खतरनाक आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे
पहुंचने के बाद मोस्टली जो पेशेंट्स है या जो नॉर्मल इंसान भी है जिनको थोड़ी बहुत रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स है उनकी डेथ होने लग जाती है। तो ये जो AQI है आपका वो होता है 401 से लेके 450 के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या क्या करना है, इसमें बेसिकली अगर आपको स्मॉल डिस्टेंसेस वगैरह पे जाना है तो आप साइकिल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी नहीं, अब आप साइकिल पे चलिए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना बेसिकली जो भी क्लीनर कम्युनिकेट करिए, आप इलेक्ट्रिक जितने भी साधन हैं उनके अंदर जाइए। उसके अलावा जो इंसान अगर अलाउ हैं काम करने के लिए तो वो वर्क फ्रॉम होम ही करें, ठीक है। ऑफिस वगैरह में जाना बंद ही कर दें क्योंकि अब ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और थर्ड वो बोलते हैं कि जो भी आपकी ट्रिप्स वगैरह जहाँ भी आपको बाहर वगैरह जाना है उसको भी ना जाइए। इंडिविजुअल जो हाउस ओनर है जिनका घर है, किसी का मकान है, तो वो इलेक्ट्रिक हीटर उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए विंटर्स में, और अपने सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह को भी उनको दे देना चाहिए ताकि वो ओपन में बर्निंग ना करे, बाहर में वो ना जलाए किसी फ्यूल वगैरह को गर्मी लेने के लिए, बल्कि आप लोग उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। और हेल्थ एडवाइजरी वही है कि इंडोर में अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनका लेवल कम रखिए और आउटडोर में तो बिल्कुल ही मत करिए, ठीक है, बिल्कुल मना किया जा रहा है। सीवियर प्लस क्या होता है, अब लगातार कुछ दिनों तक 15-20 दिनों तक ये 4th स्टेज हमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट हमारी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया की उनमें देखने को मिला था 6 स्टेट्स के अंदर। और ये सीवियर होता है जब आपका AQI 450 प्लस से चला जाता है। तो अभी ये हमारा AQI 300 250 से 300 के बीच में, जो कि ठीक है, पुअर है लेकिन फिर भी ठीक है, उसमें रहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कंडीशंस हद से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सभी को जिनको भी रेस्पिरेटरी से सांस लेने में कोई दिक्कत होती है या कार्डियोवास्कुलर दिल की उनको कोई बीमारी है या फिर उनको बेसिकली कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, उनको बिल्कुल इंडोर रखिए, जितना हो सके उनके पास एयर प्योरीफायर जैसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करिए और उनका थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ सांस की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए ये नहीं, जिसको हार्ट से रिलेटेड भी कोई भी इशू है, कार्डियो से रिलेटेड कोई इशू है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी हालत में बाहर मत जाइए, मतलब बेसिकली बाहर जाना है तो ठीक है लेकिन बाहर एक्टिविटी मत करिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ मत करिए। चलिए, ये आप अपने मेंस के आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, याद रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आइडिया पेज की तरफ, जहाँ पे पी चिदम्बरम जी जो है वो यहाँ पे लिखते हैं एक आर्टिकल। और पी चिदम्बरम जी कौन है, ये हमारे राज्यसभा के अभी प्रेजेंट में मेंबर भी हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल जो है वो लिखते हैं अबाउट IPC यानी इंडिया का जो आपका एक्ट है एविडेंस का, उसके अलावा लिखते हैं CRPC के बारे में, बताते हैं कि जो इंडियन पेनल कोड था, जो कि हमारी बेसिकली पूरे कानून की जो संहिता होती है वो 1860 के अंदर आई थी, ठीक है, बहुत पहले आई थी, उसका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका जन्म होता है 1872 में, यानी आज़ादी से बहुत पहले अंग्रेजों ने इनको बना दिया था। फिर हम बात करते हैं CRPC की, ठीक है, उसका कब हुआ था, उसका बर्थ होता है 1973 में। बेसिकली पहले भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स जो PC होगी वो अंग्रेजों ने बनाई ही नहीं होगी, पहले भी ये बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो इंडियंस के खिलाफ ही थी तो उसको चेंज करके 1973 के अंदर एक नया रूप दे दिया जाता है। तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन हमें थी। तो ऑथर कौन थे, IPC जो थी उनको बनाया था थॉमस बेगी टोंग मैकोले द्वारा। मैकोले का आपने कई बार नाम सुना ही होगा क्योंकि एजुकेशन में और सिविल सर्विस के अंदर उन्होंने काफ़ी बदलाव भी किए थे। उसके अलावा वो पहले ऐसे इंसान थे मैकोले जो पहला लॉ कमीशन उन्होंने चेयर किया था, ठीक है, मतलब हेड थे वो बेसिकली लॉ कमीशन के, फर्स्ट लॉ कमीशन जो हुआ था। उसके अलावा हम चलते हैं कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको जन्म दिया था सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफन द्वारा। और 1973 की जो एक्ट आती है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, वो आती है 1898 की जो CRPC थी उसको रिपील करके, उसको तोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमें पता है कि अब हमारा जो लॉ है उसको नए 3 कानून दिए गए हैं, इन्हीं का बेसिकली हिंदी में नाम चेंज किया गया और कुछ रिफॉर्म्स उसके अंदर किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स किए गए सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऑथर का यहाँ जो व्यू है वो थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं कि पता नहीं, मतलब बेसिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है रिफॉर्म एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है, आपको समाज के हिसाब से मोरल्स के हिसाब से, आपको चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से अपने अंदर सुधार करते रहना चाहिए। रिफॉर्म्स क्या होता है, हिंदी में सुधार होता है, करते ही रहना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे सुधार, जब बात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तब आता है कि आपने इस बेवजह क्यों इतना किया, अगर आपको सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करना था तो। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि कैसे अभी जो न्यू ड्राफ्ट आया है आपके नए तीनों के तीनों आपके जो नए बिल आए हैं उनका, और ये जो संहिताएं नहीं आई है इनको 95% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया गया है। सेम की सेम आपके जो पहले आपके कानून होते थे, आईपीसी होती थी, आईईए होती थी या सीआरपीसी कोई थी, उनको बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि इससे क्या फ़ायदा, या फिर उनको रीअरेंज कर दिया गया है कि पहले कोई आपकी आईपीसी थी, जैसे सीआरपीसी थी 302, वो आप क्या करना चाहते थे, सबको पता था कि ये मर्डर के केस में मिलेगी, ठीक है, राइट, मर्डर के केस में मिलेगी, लेकिन अब इसी की पोजीशन चेंज करके कहीं और रख दी होगी, तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं है ना। इससे तो बेसिकली जितने भी लॉयर्स वगैरह ने या फिर जो आपके जजेज हैं, जो अभी 100 से ज़्यादा कोर्ट्स के अंदर ये लगातार चलता रहता है, डेली काम आता है, ये जो हमारे पहले आईपीसी बनी हो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, जिन्होंने अभी अभी लॉ की पढ़ाई की, स्टडीज़ की है, अगर उनको इतना चेंज कर देंगे, आप रीअरेंज कर देंगे, बेसिकली एक आईपीसी को आपने उठा के 302 को उठा के मान लीजिए 24 पे रख दिया, अब दोबारा से पूरा का पूरा जो आईपीसी है वो सभी को दोबारा से रीलर्न करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। आपको कुछ और रिफॉर्म्स करने थे तो आप कुछ और रिफॉर्म अलग तरीके से बना देते, लेकिन आप रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, चीज़ों को बदल क्यों रहे हैं, ये यहाँ पे इनका सवाल था। इसके बाद ये कहते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे, जैसे टोटल 26 चैप्टर हैं आपके आईपीसी के अंदर, ठीक है, और उन 26 चैप्टर्स में से जो 18 चैप्टर है वो एज इट इज रखे गए थे, और उन 18 में से भी जो 3 चैप्टर हैं उनमें से सिर्फ एक एक सेक्शन को ही बदला गया है नए बिल के अंदर, ठीक है, न्यू बिल 2 है जो सिर्फ एक एक सेक्शन को वहाँ पे बदला गया है। तो ये यहाँ पे इनको ठीक नहीं लगा कि ये तो जितना काम आप लोगों ने किया है उसके लिए नया बिल लाने की जगह पे आप लोग अमेंडमेंट भी तो कर सकते थे। अमेंडमेंट का क्यों होता है हमारे पास, अमेंडमेंट का ऑप्शन इसी वजह से होता है कि अब नया संविधान बनाने के बजाय हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तो अमेंडमेंट करते हैं ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि आप अमेंडमेंट से जो काम किया जा सकता था उसके लिए बेवजह इतना बड़ा प्रोसेस किया गया और उसको वेस्ट कर दिया गया। फिर ये कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ गई हैं जो नए बिल में है, और या फिर उनको दोबारा से लेके आया गया है। पहली प्रॉब्लम की ये बात करते हैं जो कि है डेथ पेनल्टी। ये कहते हैं कि सभी देश 5-6 साल से जब डेथ पेनल्टी को अपने लॉ से खत्म कर रहे हैं, वहां इंडिया ने इसे छोड़ दिया। 2015 से ये मांग हो रही है कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, इंसान को, किसी भी इंसान को इतना हक नहीं होना चाहिए, स्टेट को इतना हक नहीं होना चाहिए किसी से उसकी डेथ यानी कि उसका जीवन छीन सके, ठीक है। तो ये एक नेचुरल जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है, और वहीं पे कहते हैं हालांकि इस पेनल्टी का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है 2015 से लेके आज तक, अभी तक सिर्फ 6 साल में 7 लोगों को ही डेथ पेनल्टी दी गई है, उनमें से मतलब दे दी जाती है, लेकिन फांसी तो हमें भी पता है कि 3-4 को ही टूटी है अभी तक। तो वही बात है कि देने के बाद भी, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है री अपील का, फिर वो कुछ को माफ़ कर देते हैं, किसी की कम कर देते हैं, राइट। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड हम देखेंगे कि अडल्ट्री को फिर से एज अ क्राइम की तरह दिखा दिया गया है। अडल्ट्री क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ किसी की शादी हो चुकी है लेकिन वो फिर भी जाके किसी और इंसान के साथ अपने कोई मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक कोई संबंध बनाते हैं, तो वो अडल्ट्री की रेंज में रखा जाएगा, जो कि उसके दूसरे पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का आपका बयान था कि इंडिया में शादी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इंडिया में शादी एक जो मैरिज है वो एक बहुत ही सेक्रेड, ठीक है, सेक्रेड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, और सेक्रेड से मतलब होता है पवित्र, बहुत पवित्र यहाँ पे है वो, तो इसी वजह से उसको उसी निगाह से देखना। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, मान लीजिए वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो भरोसे की बुनियाद पे टिका हुआ है, अगर उनका ट्रस्ट नहीं है, अगर उन लोगों का मेल जोल नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए, तो ये अधिकार उन्हीं दोनों का होना चाहिए, वो लोग जाए डाइवोर्स ले और बात को ख़त्म करें, आगे बढ़े अपने लाइफ में। लेकिन इसमें स्टेट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्टेट जो ये काउंटर कर रही है, स्टेट जो वहाँ पे बीच में जा रही है, वो एक ठीक बात नहीं है। थर्ड ये यहाँ पे बताते हैं कि आपकी जो बेसिकली सोलेटरी
कन्फाइनमेंट है। ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे आईपीसी छोड़ दिए गए हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जिनको जेल के अंदर अकेला रहने पर मजबूर किया जाता है। उनके बैरक सब कुछ बिल्कुल अकेले होते हैं, उनको लोनली कर दिया जाता है। ये भी बहुत ही अनयूजुअल और क्रूअल आपकी पनिशमेंट है, ठीक है। मतलब बहुत ही क्रूअल क्या होता है, क्रूर, तो बहुत ही क्रूर आपकी पनिशमेंट है, क्रूअल है और बहुत ही अनयूजुअल भी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा कर रहा है फिर भी, तो ये इनके हिसाब से ठीक नहीं था। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो बात करता है हमारे संविधान के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होनी चाहिए, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बताती है, जो हमारे डीएसपी बताते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जो हमारे हर चीज़ हमें बताती है कि हमें हमारे संविधान की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वही हमारे राइट्स जो हैं उनका गारंटर है, ठीक है, वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। और उसी का आज एक तरीके से कहें तो जन्मदिन है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को पहली बार हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था। उसको इसी डेट को अडॉप्ट भी कर लिया गया था, इसी डेट को इनेक्ट भी कर दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्यों मनाते हैं, हमारा बेसिकली रिपब्लिक डे उस दिन क्यों मनाया जाता है? चलिए उसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ। 26 जनवरी को इसी वजह से बनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान 1950 के अंदर कमेंस किया गया था, ठीक है, कमेंसमेंट उसकी हुई थी। अब ये क्या फ़र्क है? ये कह रहे हैं कि बन तो वो 26 नवंबर को ही गया था और उसी दिन उसको अडॉप्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसको अडॉप्ट तो कर लिया गया था, कमेंस ना करने यानी कि लागू ना करने का एकमात्र कारण ये था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमें कोई एक अच्छी तारीख का इंतज़ार करना चाहिए, एक वेट करना चाहिए कोई अच्छी डेट का। और 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने याद किया कि 1930 में 26 जनवरी 1930 के अंदर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस जो तब थी उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कि पूरा का पूरा उनको अपना अधिकार चाहिए है अपने खुद के देश में। 1930 से लेकर 1947 को हमें पूर्ण स्वराज्य मिला भी, तो इसीलिए इस डेट को रखा गया कि अब इंडिया किसी के भी अधीन नहीं है, वो इकलौता पूरा का पूरा कंप्लीट सॉवरेन एक स्टेट बन चुका है, कंप्लीट सॉवरेन एक नेशन बन चुका है, समझे। तो इसी वजह से यहाँ पे 26 जनवरी को लिया गया था कि किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग अभी कॉमनवेल्थ का एज अ मेंबर बन रहे हैं तो वहाँ पे हम उनके अधीन हो गए, ना ही नहीं, हम कम्प्लीटली अपना सॉवरेन है, ठीक है। सॉवरेन का क्या मतलब होता है कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होना, कम्प्लीटली पूर्ण तरीके से आज़ाद होना। तो ये वहाँ पे था, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा समझा दिया है, एक पॉइंट। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल पे। और आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल बोलता है कि 2015 का वो साल था जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिवस यानी कि संविधान दिवस को सबसे पहली बार मनाया गया। तो आज हम इस हिसाब से देखें तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना पा रहे हैं वो मनवा पाए थे क्योंकि जो आपके एक 6 टाइम के लोकसभा के एमपी रहे हैं जिनका नाम है भर्तृहारी मेहताब, उन्होंने ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की थी कि हम सभी लोगों को संविधान दिवस मनाना चाहिए और उसी के बाद से संविधान दिवस की जो है वो शुरुआत हुई। ये कहते हैं कि अभी 2015 में उस साल 125वीं जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं उनको भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो उनकी भी 125वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है, सालगिरह थी उनकी। और इसी वजह से एक ये अलग से उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वो निर्माता थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उनके वो चेयरमैन थे, ठीक है। तो उनको आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने इसका निर्माण किया था, तो उन्हीं की एक तरीके से याद भी उस समय पे लेके आए गए थे। अब हम चलते हैं, थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं। अब बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे साइलेंट फीचर हैं क्या क्या जो थोड़ा उसको यूनिक बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या। हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही प्रिंटेड फॉर्म में बना था, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय पर हमारे पहले प्रेजिडेंट रहे हैं इंडिया के, उनको कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम इसमें जान डालना चाहते हैं तो हमें इसको हैंड रिटन जरूर
ज़रूर लिखना चाहिए, राइट। कहते हैं कि इसको लिखवाइए। और क्योंकि जब ये प्रिंटेड फॉर्म में था तो उस समय ही ये सबसे बड़ा लेंथीएस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान बना था पूरे विश्व का। 300 पेजेस में ये बना हुआ था प्रिंट करने के बाद भी, और जब इसको लिखा गया तो ये और भी ज़्यादा बड़ा बनने वाला था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे हामी भरी और उन्होंने बोला ठीक है, हम इसको लिखवाएंगे। जब यहाँ पे आपकी कैलीग्राफी की बात आई, क्योंकि अब अक्टूबर 1949 की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मान गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अभी एक ही महीने के अंदर अंदर हमें पहले बन चुका है कि अब हम लोगों को इसको सुंदर भाषा में लिखवाना पड़ेगा। आपकी कैलीग्राफी बहुत सुंदर होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए, कुछ उसके ऊपर डिज़ाइंस बने होने चाहिए, ठीक है, एल्यूमिनेट करना चाहिए। तो जब कैलीग्राफी की बात आती है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जब कैलीग्राफी की बात आती है कि किसने इनको किस भाषा में जो लिखा गया था, वो लिखा था आपका नंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है। किसने लिखा था? नंदलाल बोस जी। तो ये आपको नाम याद रखना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे ये नाम याद रख लीजिए। और दूसरा आपको क्या नाम याद रखना है? दूसरा जो नाम है आपका, वो आपका एक BN राव भी है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र रहे थे उस समय पे। और एक आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। तो प्रेम बिहारी जो थे ये वहाँ के इलुस्ट्रेटर थे, ये एक वो उस तरीके के आपके आर्टिस्ट थे जिसने हमारे खुद का जो संविधान है उसमें जान डाली थी, ठीक है। इन्होंने बहुत, जैसे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हर एक चैप्टर हमारा शुरू होता है पार्ट्स में, हमारा संविधान बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। टोटल अगर आज की बात की जाए तो हमारा संविधान आज 25 भागों में बटा हुआ है। हमारा संविधान के हर भाग में, किसी भाग में कोई भी एक ही चैप्टर है और किसी भाग में 5 चैप्टर भी हैं। जैसे कि हमारा पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें पता है कि 5 आपके चैप्टर आते हैं। उसी के अंदर आपकी यूनियन आती है, प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे आपका कंप्यूटर ऑडिटर जनरल भी आता है, तो CAG भी यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरीके से पार्ट 5 के चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स के अंदर जो उन्होंने हर चैप्टर से पहले एक अपनी सुंदर कलाकृति उन्होंने बनाई हुई है। कहीं पे उन्होंने गीता का दिखाया हुआ है, कहीं पे उन्होंने आपका दिखाया हुआ हड़प्पा की जो सील है उसको वहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो ये सब काम किया था हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जी द्वारा, ठीक है। तो ये जो 2 नाम है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें आपका बिल्कुल प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब हम सब ये सब बातें समझ ही गए हैं, तो क्यों ना अब एक बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो असली हमारा संविधान है, उसको भी एक बार देख लिया जाए। चलिए मेरे साथ देखिए। तो ये जो आप इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इस तरीके से शुरू होता है। इतनी खूबसूरत, ये हाथों से उसको लिखा गया है, हर चीज़ को पिरोया गया है बहुत ही सुंदरता के साथ। और ये आप लोग देखिए, यहाँ पे जो पहला पेज है वहीं पे हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है सत्यमेव जयते, जो कि अशोक का एम्बलम था, जिसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। आज भी नई पार्लियामेंट जो हमारी बनी है उसके अंदर भी इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, प्रतीक है हमारा नेशन का एक। और उसके बाद जब हम चलते हैं, सबसे पहले ये आपका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है प्रीलिम्स में, कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसको लास्ट में रखा गया है संविधान के या पहले में रखा गया है। तो देखिए, अब हम असली संविधान अपना खोल रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले संविधान के शुरू होने से पहले आपको प्रीएम्बल दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रीएम्बल ही है जो आधार है पूरे के पूरे संविधान का, जो एक शॉर्ट समरी है, और जो ये डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका जो है उससे भी थोड़ा सा मिलजुल खाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लास्ट का जो पैराग्राफ है यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं कि इस 26 जो तारीख है नवंबर की 1949 के अंदर, उस दिन हम लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कमेंसमेंट अभी नहीं हुई है, वो 26 जनवरी 1950 को होगी। तो
यही खूबसूरती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रेम बिहारी जी हो उन्होंने क्या क्या पार्ट निभाया। आप यहाँ पे पहले चैप्टर में ही देखिए, पार्ट 1 जो है हमारे संविधान का, वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। कितनी खूबसूरती के साथ इसको पिरोया हुआ है, कितनी ब्यूटीफुल ये कैलियोग्राफी है। कैलियोग्राफी क्या होती है? जो आप पेन से लिखा हुआ देख पा रहे हैं ना, ये है आपकी कैलियोग्राफी। और यहाँ पे आप देखिए ये जो कैलियोग्राफी की गई है, ये की गई है नंदलाल बोस जी द्वारा। जो हम पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये सब लिखा हुआ देख पा रहे हैं। और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सील जिसको बनाया गया है चैप्टर के ऊपर, ये बनाया गया है हमारे प्रेम बिहारी नरेन रायजादा द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। पहला वो हड़प्पा की सील का उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी जब चैप्टर की तरफ हम पढ़ते हैं तो हम देख पाएंगे कि पार्ट 2 या फिर उसी के अंदर जो चैप्टर है सिटीजनशिप के ऊपर बात करता है, वहाँ पे उन्होंने बनाया है, ये आपके 5 झोपड़ियाँ दी गई हैं। और 5 झोपड़ियाँ देख के आप समझ पाएंगे कि किन की बात करें। ये कर रही है यहाँ पे बात 5 पांडवों की। ठीक है, और ये यहाँ पे एक दृश्य इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। और इसके बाद अगर हम फिर आगे जाते हैं और देखेंगे तो हर चैप्टर की शुरुआत में आप ऐसा ही कुछ देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो यहाँ पे हम राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी को यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि जा रहे हैं। तो हर एक चैप्टर के सामने इतनी ही खूबसूरती से इसको पिरोया गया है। और मैं कहूँगी अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कम से कम उसके पास खुद का हमारा जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है उसका PDF जरूर होना चाहिए। उसको सेव करके रखिए, उसको खूबसूरती से हर जगह पे देखिए कि कितनी मेहनत लगी है, कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने इसको बनाया था, क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं। और उसी को हमें आज संविधान दिवस के ऊपर एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिल्कुल हम लोग उन उम्मीदों के ऊपर पूर्ण उतरेंगे। ठीक है, और यहीं पे आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा जो बेसिकली इकोनॉमी पेज है, वहाँ पे ये कह रहा है इंडिया चाइना ट्रेड के डेफिशिएट या मिसमैच की बात यहाँ पे हो रही है। क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे हमारा कुछ ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेड बेसिकली रिश्ते हमारे सभी के साथ, ऑल्दो हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से अपनी निर्भरता को कम करें, ट्रेड को कम करें, डेफिशिएट ज़्यादा हो जाता है, हमें हानि ज़्यादा निकलती है उस व्यापार से, लेकिन फिर भी यहाँ पे व्यापार तो होगा ही। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया नेचुरली नहीं बना सकता है तो वो उसको वहाँ से लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट कहाँ बनता है? चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ होगा? हर इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर आपको ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है वो दिखाई देगा। तो अब हम चलते हैं और अब देखते हैं कि क्या हुआ है। मुद्दा यहाँ पे आया है कि जो ट्रेड था ना उसका डाटा रिलीज़ किया गया था, इंडिया की मिनिस्ट्री ने भी उसका डाटा रिलीज़ किया था। और उनका खुद का एक्सपोर्ट का डाटा, यानी कि क्योंकि वो चाइना से जा रहा है बाहर तो वो एक्सपोर्ट हो गया, और क्योंकि इंडिया में आ रहा है चाइना से तो हमारे लिए इंपोर्ट हो गया। तो चाइना की जो मिनिस्ट्री है आपकी कॉमर्स की और इंडिया की जो मिनिस्ट्री, इन दोनों ने इस डाटा को रिलीज़ किया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आई जब चाइना का ये डाटा हमारा निकल के आया 2023 के लिए $97.97 बिलियन, और 2022 में ये आपका डाटा था $99.29 बिलियन। लेकिन जब इंडिया में इसको देखा, जो इंडिया बता रहा है कि हमने चाइना से कितना लिया है, वो बता रहा है 2023 के लिए $82.5 बिलियन, और 2022 में उन्होंने हमें जो जानकारी दी थी वो दी थी $86.54 बिलियन। अब यहाँ पे सवाल उठा कि ये कैसे मिसमैच है कि चाइना बोल रहा है कि मैं भेज ज़्यादा रहा हूँ और आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं कम आया है, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये इसी के लिए क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, बहुत सारी स्पेक्यूलेशन हो जाती है कि कुछ जो ट्रेडर्स हैं एक्चुअली जो वो टैक्स बताना चाहते हैं, इन्वेजन करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री को पता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में मिनिस्ट्री जो है हमारी, उनका बोलना है कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लगभग $13 बिलियन का हमें यहाँ पे फ़र्क दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि बेसिकली चाइना जो है वो अलग तरीके के ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल जो उनका सिस्टम है, डाटा का सिस्टम है, उनका इस्तेमाल करते हैं। वो इनोवॉइस जो होती है या फिर जो आपकी रिसिप्ट जिसे आप बोल सकते हैं, वो उनका बनाने का तरीका अलग है और इंडिया का अलग है। हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं FOB का, फ्री ऑन बोर्ड का। ठीक है, कुछ तो आपका टैक्स वगैरह में वैसे ही ले लिया जाता है, कुछ यहाँ पे जाता है। सेकेंडली हम लोग इस्तेमाल करते हैं CIF का, क्या होता है वो? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रिज्ड। तो इसी वजह से ये ज़्यादातर गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खैर हमें जस्ट यही पता होना चाहिए कि बेसिकली जो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं दोनों कंट्रीज़ की, वो अलग अलग हैं और इसी वजह से उनका जो
डाटा को कलेक्ट करने का तरीका है वो भी अलग है। अब यहाँ से एक एग्जांपल लीजिए, आरबीआई ने आपके कुछ अकाउंट्स बनाने की एक सेम हमें बताई गई है कि आप सभी के सभी जो बैंक्स होंगे वो एक ही तरीके से अपने अकाउंट्स को बनाएंगे। यहाँ पे वो सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पे वो नेम डालेंगे, यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे वो लोग जितना अमाउंट लिया गया उसको डालेंगे, यहाँ पे जितना दिया गया क्रेडिट दिया गया उसको डालेंगे, और इस तरीके से वो सभी का डाटा रखेंगे। अगर मान लीजिए एसबीआई इस तरीके से रख रहा है, फिर दूसरी लिस्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं पीएनबी की, और उन्होंने डाटा में यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट कर दिया है, नेम कर दिया है, सीरियल नंबर डाला ही नहीं है, फिर कुछ और कर दिया है, तो ये अब मिसमैच हो जाएगा ना। यहाँ पे आप डाटा को कितनी देर तक बैठ के अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, फिर एक अलग से आप टाइप ऑफ टेबल बनाएंगे। लेकिन जब सब कुछ सभी बैंक्स का आपको सिमिलर तरीके से अकाउंट्स कीपिंग मिलेगा तो वो सबके लिए आसान होगा। तो इंडिया में ये काम करता है, लेकिन अलग अलग कंट्री अलग अलग टेरिटरीज है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा आर्टिकल बात करता है जो कि इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो पैनल है ना, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि जो एटीएफ होता है, क्या होता है एटीएफ? एटीएफ से आपका मतलब है एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। जो एविएशन की टरबाइन होती है, हवाई जहाज जो होते हैं उनके जो टरबाइंस होंगे उनमें जो फ्यूल आपका लगता है उसको एटीएफ बोला जाता है। उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सस्टेनेबल एविएशन का इस्तेमाल करेंगे 2027 तक। अब ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होगा, जिसका टारगेट 2027 तक रखा गया है। तो ये बेसिकली बनाया गया है आपके एनबीसीसी द्वारा। एनबीसीसी क्या है? एनबीसीसी है हमारा नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। अब ये है क्या, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसको पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो इसको हेड कर रहे हैं, इसको बनाया गया है। और इसके नीचे अलग अलग और जो हमारे मिनिस्टर है, कैबिनेट, मैंने आपको बहुत अच्छे से कल मिनिस्टर में और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आपको फ़र्क समझाया था। और एक सिंपल जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि एमपी होते हैं, और जो मिनिस्टर होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताया था। तो अभी इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि कैबिनेट के और जो सेंटर के हमारे मिनिस्टर हैं, जैसे एविएशन की बात आ रही है यहाँ पे, तो वहाँ से रिलेटेड भी मिनिस्टर होंगे यहाँ पे। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी है। बायोफ्यूल के मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से कोई हो सकता है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अदरवाइज और कोई हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे इसके एज अ मेंबर बने हुए हैं और वो इस डिसीजन पे काम ले रहे हैं कि कैसे जो बायोफ्यूल होता है, यानी कि जिसको फूड स्टॉक से बनाया जाता है। फीड स्टिक क्या होता है कि जिसको, जैसे कि मेज हो गया, सबसे पहले बिहार का जो पूर्णिया जिला है उसमें लगभग 1 साल पहले ये न्यूज़ आई थी कि सबसे पहला एक ऐसा वहाँ पे आपका प्लांट लगाया गया है जो बायोफ्यूल बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा? वो लोग मेज से, यानी कि मक्के के इस्तेमाल से आपका क्रूड ऑयल बनाने वाले, जो कि जिसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। जो पेट्रोलियम हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल में वो बिल्कुल उस जैसा ही होता है। इसी वजह से अगर उसको मिला दिया जाए, उसके साथ मिक्स कर दिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो एक कमेटी है इनका बोलना है कि लगभग 2027 तक हम 1%, ठीक है, ये जो 1% बायोफ्यूल होता है उसको मिलाएंगे इसके अंदर। लेकिन क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कार्बन ये बहुत कम निकाल पाता है, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल जो पेट्रोलियम है वो कार्बन निकाल रहा है 100 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर पे। लेकिन जब आप बायोफ्यूल लगाएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 से 20 ग्राम निकालेगा, बहुत कम निकालेगा इसके कंपेरिजन में, तो लो हो गया। इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि क्लाइमेट पे दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। और यहीं से ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 1% की भी बात कर रहे हैं ना, 1% आप लोगों को बहुत कम लग रहा होगा सुनने में, अगर ऐसा भी है ना तो भी हमें 1 साल के लिए 14 करोड़ लीटर आपका ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, बायोफ्यूल। तब जाके हम 1% लगा सकते हैं, जितनी डिमांड है अभी देश में तब ये 1% बनेगा। और ये टारगेट और भी आगे बढ़ाया जा रहा है, कह रहे हैं कि हम इसको 2030 तक 5% पे ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि अगर लीटर्स में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 70 करोड़ लीटर निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन अभी 2027 तक हमारा जो टारगेट है एविएशन
इसका नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, एनबीसीसी का, तो वो अभी 1% ही है। और इसमें जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है, वो भी कहते हैं कि ये इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ओएमसी है यानी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है प्राइवेट जो है, वो भी इसमें अपना योगदान देने के लिए साथ निभा रही हैं। तो इस वजह से जो पेट्रोलियम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि शायद नहीं बल्कि पक्के से हम इसको अपना जो टारगेट है उसको समय से अचीव कर लेंगे। और जैसे कि सबसे बड़ी जो हमारी वो है जो कि प्राइवेट हमारा चलता है ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह, तो वो भी यहाँ पे हमारा योगदान दे रही हैं और इसको 4 से 5% तक लेगाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये हमारे किसका बोलना है? पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का बोलना है। खैर यहीं पे हमारा जो आज का न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी के साथ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।